नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीजेंड सिंगर पद्मश्री सुरेश वाडकर के माय एफएम पर शुरू होने वाले नए शो ऐ जिंदगी गले लगा ले के विषय में। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉलीवुड के लीजेंड सिंगर सुरेश वाडकर माय एफएम पर एक बेहतरीन शो लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल है ऐ जिंदगी गले लगा ले। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले कुमार फ्रॉम स्टूडियो रिफ्यूल द्वारा प्रेजेंट इस शो को आप माय एफएम पर प्रत्येक रविवार को 8 बजे से 9 बजे तक सुन सकेंगे। 1 घंटे के इस शो में 8 गाने के साथ साथ सुरेश वाडकर इस शो में बॉलीवुड के खट्टे मीठे अनुभव भी शेयर करेंगे। पिछले दिनों इस शो के संदर्भ में सुरेश वाडकर के आजीवासन स्टूडियो में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जहां शो के प्रेजेंटर कुमार ने बताया कि ये शो सिर्फ मनोरंजन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि इस शो से न सिर्फ आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी बल्कि आपके विचारों में एक ठहराव लाने का प्रयास करेगी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए ये शो बहुत खास होने वाला है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने परिवार के साथ समय निकालकर इस शो का अवश्य आनंद ले। उन्होंने बॉलीवुड में सुरेश वाडकर के गाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सुरेश वाडकर बॉलीवुड के ऐसे सिंगर हैं जो बाकी सभी सिंगर से बिल्कुल अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए ये शो और भी खास हो जाता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर ने कई रोचक किस्से सुनाए। आइए देखते हैं इस अवसर पर उन्होंने और क्या क्या कहा। ऐ जिंदगी गले लगा ले नया शो आने वाला है 1 दिसंबर से, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रसिक माई बाप सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत दिनों से इंतज़ार में रहे वो प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम है ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, अल्टीमेटली माय एफएम पर आ रहा है 1 दिसंबर से। तो मुझे दिली बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करें और मेरे दर्शक जो हैं और जो सुनने वाले हैं वो भी इसको पसंद करें, यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। मैं कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्टूडियो रिफ्यूल में ये कार्यक्रम प्रोड्यूस किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? बिल्कुल मजे की बात यह है कि सुरेश जी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, पद्मश्री से नवाजे हुए हैं। और सुरेश जी का जो टेक्सचर ऑफ वॉइस है वो एक हीलिंग टेक्सचर है। हीलिंग मतलब कि जब आप सुरेश जी की आवाज़ सुनेंगे तो आपको कुछ भी कोई भी ऐसा लगेगा, किसी को सिर दर्द है, किसी को थोड़ा कुछ अजीब सा है, आप सुरेश जी का गाना सुन लीजिए कभी भी, यू विल फील कि आप हील हो रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा कोई डाउन फील हो या कभी ऐसा लगे, लगभग हम बात करें 24 घंटे, फिर 7 दिन, फिर 30 दिन, तो एक दिन जरूर ऐसा आता है जिस दिन हमें फील होता है थोड़ा लो फील करते हैं, सब चीज़ें सेम है, बट उस दिन अगर आपको ऐसा फील हो तो सुरेश जी का कोई भी गाना सुन लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यू विल फील हीलिंग आउट ऑफ दैट। और ये ऐसा नहीं है, ये मेरा मैं बचपन से एक गाना सुनता आ रहा हूँ सुरेश जी का, वो था तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके। आप सोचिए उस वक्त बचपन के इमोशंस से लेकर जवानी के इमोशंस से अभी तक एक मैच्योरिटी वाली जो एज है उस तक भी वो इमोशंस बहुत बरकरार हैं और वो उसकी जो खुशबू है वो आज तक सेम वैसी है। तो ऐसे जो गाने सुरेश जी ने गाए अपनी आवाज़ में वो एक हील करते हैं। प्रोग्राम की थीम भी यही है, ऐ जिंदगी गले लगा ले। इफ़ यू फील समटाइम, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इतने प्रेशर्स होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमारा इस प्रोग्राम को लाने का एक ही मकसद है कि आप 5 दिन 6 दिन काम करें, संडे को आप अपने परिवार के साथ 1 घंटा निकालें, सिर्फ 1 घंटा 8 से 9, बस अपने परिवार के साथ एक गाड़ी उठाइए, बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या माता पिता के साथ, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप बस एक जॉय राइड में निकल जाइए। अब आप सुनना शुरू कीजिए इस प्रोग्राम को। जब सुरेश जी की आवाज़ आपके कानों में आएगी तो यू विल फील ब्लेस्ड, आपको एक रिलैक्स फील होगा। सर इसके अलावा क्योंकि ये शो है, सुरेश सर के गाने तो सुनने मिलेंगे, क्या सुरेश सर ने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए गाने रिकॉर्ड करने के, क्या वो एक्सपीरियंस भी वो शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ में, अगर कुछ शेयर करें? खट्टे मीठे सारे किस्से हैं जो मेरे करियर में या ज़िंदगी में गाने के वसीले से जो घटे हैं वो मैं सबको सुनाऊंगा। जो शो रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। और कुमार भाई तो वेल रेड और
क्या कहते हैं ना कि सारी मालूमात उन्होंने मेरे बारे में इतनी रखी है जो मैं भूल गया था वो भी याद करवाई उन्होंने। अच्छा। तो अच्छा लग रहा है बहुत। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा, आपको इतना बताता हूं दोस्तों, इस शो में एक कागज भी हमने लिखा नहीं है। दिस इज ऑल अनस्क्रिप्टेड। जब सुरेश जी मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं उन्हें सादर प्रणाम करके नमस्कार करके अंदर बैठ जाता हूँ। हम दोनों एक रिकॉर्डिंग रूम में होते हैं, एक एक गिलास पानी का लेते हैं और बात करना शुरू करते थे। सुरेश जी को ये नहीं पता होता मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता होता कि मैं इनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये उसका क्या आंसर देंगे। ही इज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि क्या आंसर देंगे। सो इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो उसी में एक्चुअली उसी में मजा है कि आप सोच के फिर बहुत उसको क्या बोला ना, मलाई लगा के शहद लगा के बोलेंगे। एक्सटेम्पोर जब आता है तो धाड़ करके जो भी सही बात होती है वो निकलती है, वो अच्छी हो क्रूड हो, मगर सही बात कहने का मज़ा आता है जो बिना लिखा हुआ बिना सोचा हुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज प्योर मोहब्बत। सुरेश जी जब आप इस शो को सुनेंगे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद काश ये पता चलता रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये हिट होने वाला है, मगर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है मालूम नहीं। और जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है संगीतकार की तरफ से या गायक की तरफ से, वो इतना हिट होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका हर प्रोग्राम उस गाने की सिवाय कंप्लीट नहीं होता। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता है। उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। मैं इसको बहुत मानता हूँ कि वो गाना किस समय पे बना, कब रिकॉर्ड हुआ, किस फिल्म में आया, वो कैसे पिक्चराइज हुआ, उसकी कुंडली बन जाती है। और आपको मालूम है अगर भविष्य को आप मानते हैं तो हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भविष्य का काम चलता है। जिसका समय अच्छा हो, जिसकी कुंडली अच्छी हो, गाना कहिए, फिल्म कहिए, तो वो ना चाहते हुए भी चलेगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता। अपना काम मेहनत से करना चाहिए, अपनी फुल एनर्जी उसमें लगानी चाहिए, तो भगवान तो सक्सेस दे ही देता है। एक्चुअली ये तो इस प्रोग्राम में आप इस सुनेंगे एपिसोड में है। सारी चीज़ें मैंने कही हुई है और आपको बहुत मज़ा आएगा। वो जैसे अभी रिवील करके उसका सर एक छोटा वाक्य एपिसोड का सर एक छोटा मजा वाक्य पता बता दीजिए, कोई छोटा वाक्य कोई सर कोई ऐसा कोई कौन से गाने की बात कर ये रहे हैं? जिंदगी है जिंदगी। ये मैं कहीं रिकॉर्ड कर रहा था मेरा एक गाना फिल्म फेमस तारदेव में। तो मैं रिहर्सल कर रहा था माइक पे, इतने में देखा मैंने उत्तम सिंह जी और केरसी लॉर्ड जी और उनके पीछे एक छोटी सी मूर्ति, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद शर्ट और लुंगी सफ़ेद पसम लगाया हुआ, वो अंदर आए तो उत्तम जी ने कहा कि सुरेश ये मिस्टर इलैयाराजा जी हैं, साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मुझे कोई ऐसी ये कोई दिखावा नहीं या कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्योंकि मैंने मद्रास की तरफ की गानों को कभी सुना नहीं था और उसकी वजह से ये मेरी क्या बोलते हैं ना कि बदनसीबी थी कि मैंने उनको मिलने के पहले उनको जाना नहीं था। मगर वो इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर और एकदम सिंपल आए, मैंने उनको नमस्कार किया, रिस्पेक्ट दी, तो उन्होंने कहा कि इनके 3 गाने गाने हैं तुमने, फिल्म बन रही है और एक हफ्ते में ये गाने रिकॉर्ड होने हैं, तो तुम परसों रिहर्सल के लिए आ जाओ। जब मैंने पूरा उनका रंग ढंग देखा काम करने का, हारमोनियम ऐसे बजती थी उनके हाथ में
जैसे पानी बह रहा है। फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम चल गया कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ साउथ की फिल्में की हुई है और बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। तो उत्तम जी ने कहा कि कोई भी लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तुमको बताएंगे वो, तो तुम्हारा पिकअप जो है वो बहुत अच्छा रखना और ध्यान देना। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, थोड़ा सा सरगम वगैरह लिख लेता हूँ तो बहुत अच्छे से मैंने गाने पिकअप किए उन्होंने और बड़े खुश हो गए वो। उसके बाद 2-3 फिल्मों में उनके लिए मैंने गाया। तो ये ऐ जिंदगी गले लगा ले एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही फिनोमिनल गाना रिकॉर्ड हुआ था। और देखिए उस वक्त कहाँ मालूम था ये गाना मुझे। वो गाना पिक्चर क्या रिलीज होने के बाद बोल भी नहीं मालूम, मुझे बोल भी मालूम याद नहीं थे। करीब फरमाइशें आई काफी जब सारी। फरमाइशें आने लग गई उस गाने की और जब मैंने गाया तो वही गाना 2-2 बार गाना पड़ता है मुझे आज भी स्टेज पे। तो इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। तो वो तो ना राजा साहब को मालूम था ना मुझे मालूम था। तो यही उसकी कुंडली अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया। सबसे ज़्यादा बोल और किस सिचुएशन पे वो रिकॉर्ड हुआ, आपका पिक्चराइज हुआ है, इसका भी ज़्यादा महत्व होता है उसमें। इम्पोर्टेंस तो वही होती है, तभी जाके दो लोगों के दिल में लग जाता है। उस वक्त ये अवेलेबल नहीं था। हाँ हाँ जैसे ऐसा जैसे टीवी पे बार बार दिखाया जाता है, तो ये हमारे उस वक्त जिंदगी के टाइम पे वो सब अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब तो एक गाना 6-6 महीने पहले से ही बजाते हैं तो वो वैसे ही पॉपुलर वैसे ही वायरल हो जाए। आप सिर्फ देखिए क्वालिटी के बेस पे और इस उम्दा, कितना उम्दा म्यूजिक था इलैयाराजा साहब का। मैंने अब जब आप सुनेंगे ये प्रोग्राम तो संगीत के भगवान आए हुए हैं। सुरेश जी ने उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट किया है। जब सुरेश जी ने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा तो वो सफेद कुर्ता धोती भस्म लगाए हुए, सुरेश जी को तो लगा भगवान है इस इंडस्ट्री के। अब आप देखिए वो गाना एक अमृत की तरह। किसने लिखा? गुलजार साहब ने लिखा। गुलजार साहब ने लिखा। संगीत किसने दिया? आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो कैसा प्लेनेट है कि जब इलैयाराजा साहब का एक म्यूजिक चल रहा है, दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, वो किस जगह पे है और सुरेश जी किस लय में गा रहे हैं। आप सोचो कितना बड़ा अमृत है। वो मंथन था पूरा, और वो मंथन होने के बाद जो अमृत निकला वो गाना निकला, इसलिए वो हिट हुआ। उस टाइम पे हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि हम उस गाने को वायरल कर दें। उसकी अपनी उसकी गाने की इतनी पावर थी, वो पावर हाउस था। गाया किसने? सुरेश वाडकर साहब ने। संगीत किसने दिया? इलैयाराजा साहब ने। और लिखा किसने? गुलजार साहब ने। सोचो त्रिवेणी, ये संगम सिर्फ आपको या तो वहां मिलेगा या ये उस गाने में। और राजा साहब जैसा म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में नहीं है आज भी। गुण को अगर नापा जाए तो ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा साहब है या मेरे दादू है रविंद्र जैन जी। ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री को नसीब नहीं होगा। सर एक लाइन सर गाने। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी। तो सर डायरेक्ट श्रोता इस शो से जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई सुविधा इसमें Next है? आप episode, first क्वेश्चन episode- वगैरह या फरमाइशी कुछ? बिल्कुल। फर्स्ट एपिसोड जो है वो एक रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ सिमुलेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं श्रोताओं के हिसाब से, उनके सजेशंस हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड। खट्टे मीठे किस्से आपको अच्छे लगेंगे जो मैंने भोगे हुए हैं, सहे हुए हैं। दोस्तों, संगीत एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हर घाव को हील कर सकती है। और उसमें भी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा गूढ़ पीढ़ी का डॉक्टर अगर आपको डोज दे ना, तो आई थिंक वो आपको लेनी चाहिए। तो वो ही थीम है कि आज की पीढ़ी को वो दौर
वापस लेके आया जाए कि भाई ये संगीत की आत्मा थी और इसी को बेस बनाते हुए हम आगे चलना चाहिए। एक जो लीडर होता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, अगर हमारे यहाँ की जो पद्धति है कि उस म्यूजिक डायरेक्टर को बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करते हैं, अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो जैसे स्टैंप लगता है ना, ये बहुत बुरा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। फिर ये नहीं होना चाहिए। अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, नहीं तो बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको। और जैसे एक भेड़ आगे चलता है तो उसके पीछे हजारों भेड़ चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का ख्याल हर म्यूजिक डायरेक्टर ने रखना चाहिए कि भाई तुमको काम नहीं करना है, किसी के साथ मत करो, मगर तुम फैलाओ मत। अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़िए मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के ऊपर बड़ा असर हो जाता है उसका। या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा तो वो आपकी खामी है, मगर बाकियों के दिमाग में क्यों डालते हो? और कितनी खराब बात है ये। और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पनपती नहीं है। आपने हिस्ट्री से देख रहे होंगे, कोई राज नहीं कर पाता। 2000 फिल्में बनती है अगर साल की, उसमें से 6 चलती हैं, तो आपने क्या पा लिया उससे? अगर हर इंसान का आशीर्वाद, मैं अभी थोड़ा सा आध्यात्मिक लाइन पे जा रहा हूँ, अगर हर इंसान का आशीर्वाद ले लो तो 2000 में से 1700 फिल्में चलनी चाहिए, बिल्कुल। तब ये इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्री शुरू से ही फ्लोरिशिंग है ही नहीं। कोई 3 आदमी फिल्म बनाते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक आदमी रोल्स रॉयस लेके आया, वो बॉम्बे में चलाने लग गया, चौथे दिन वो नरीमन पॉइंट के पास खड़ी हो गई, चल ही नहीं रही थी। तो रोल्स रॉयस का तो मैकेनिक डायरेक्ट वहाँ से आता है, वारंटी होती है। उसने बोला कि बोनेट खोलो, बोला तो खुला और देखा तो इंजन ही नहीं है उसमें। तो मालिक बोलता है कि ये 6 दिन चली कैसी? बोलते रेप्यूटेशन पे चली। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता सर, इससे बड़ा तो जिसका एग्जाम्पल। रेप्यूटेशन है उसकी फिल्म चलती है, तो बाकी के क्या करेंगे यार? यही होता है इस इंडस्ट्री। हमारे पब्लिक को भी ये ध्यान में आना चाहिए कि छोटी से छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो, उसको अप्रिशिएट करो। बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, ज्यादा परवाह नहीं हो मुझे ऐसे। मगर उनको खाम का कर, मैं अपने मुंह से क्यों नाम लूंगा? तो उनकी फिल्में कभी कभी इतनी भद्दी होती है, मगर रेप्यूटेशन पे पहला दिन तो चलता ही है। तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए अब पूरे भारत देश में, तो उसकी तो हिट हो गई ना। आवाज नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत ज्यादा आडंबर करने आज तक नहीं आया है। अभी 70 के करीब हो रहा हूँ मैं, आज तक नहीं आया, तो इसके बाद क्या करेगा? मगर इस भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको लगा मेरे गानों के लिए प्रेम, उनका जब जागरूक हुआ, उनको लगा कि भाई ये करना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा। सर स्लमडॉग एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सर मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और एक गाना मैं अभी आपसे गवाने वाली थी जो अभी आपने गाया, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी। सर ये गाने की 2 लाइन फिर से एक बार हमारे लिए आप गाएंगे, लगी आज सावन की। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो
झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं आपको इस शो Thank के you. लिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।